गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा पहला लेक्चर था वह था इंट्रोडक्शन ऑफ करंट, है ना। तो उसमें हमने एक आपको एग्जांपल बताया था। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, इस तरह से था, ये आपका है, और यहाँ पर कहीं कहीं आप चैन लगाए हुए होते हैं ना, साइकिल में चैन लगा हुआ होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका होता है पैडल, है ना। तो अब साइकिल को कंटिन्यू चलने के लिए, और ये जो हमारी चैन है, सपोज ये हमारे ऐसे चैन होते हैं, ठीक है, तो ये हमारी चैन जो है, ये कंटिन्यू चैन जब चलता है तो हमारी साइकिल क्या होती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अब ये हमारी साइकिल जो है कंटिन्यू चलेगी। कंटिन्यू कब तक कंटिन्यू चलेगी? जब तक कि इस पर एक सोर्स अपनी कुछ एनर्जी लगाएगा, उस पर फोर्स लगाएगा, तो साइकिल आगे बढ़ेगी, है ना। यानी अगर आप साइकिल को कंटिन्यू पैडल मार रहे हो, चला रहे हो, उस पर आप एनर्जी दे रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो साइकिल आपकी कंटिन्यू क्या होगी, चलती रहेगी, है ना। आप अगर पैडल मारना बंद कर दिए तो साइकिल रुक जाएगी, या फिर चेन यहाँ पे आपका टूट गया तो साइकिल आपकी रुक जाएगी। यानी कंटिन्यू साइकिल चलने के लिए क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए चलाने वाला, है ना। तो वह एनर्जी देगा, यानी फोर्स लगाएगा, है ना, तो वह मूव करेगा, ठीक है। तो इसी को हम अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में लें, अगर चार्ज को हम इसमें कन्वर्ट करना चाहें, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट, सपोज ये की है और ये आपका एक रेजिस्टेंस है, यानी बल्ब है, ठीक है, और ये है आपका सर्किट। तो इस बल्ब को जलने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक सोर्स लगाना पड़ेगा, सोर्स, है ना। तो अब ये सोर्स हमने लगा दिया, और ये जो सोर्स लगाएंगे तो हम कहाँ लगा सकते हैं सोर्स? तो आंसर है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इस पूरे सर्किट में हम कहीं पे भी सेल लगा सकते हैं, सॉरी सोर्स लगा सकते हैं। अभी सेल पर आते हैं, ठीक है। तो हम सोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सोर्स, और ये क्या लगाएगा, एनर्जी। तो ये क्या वर्ड हुआ, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ। अब ये जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ये कंटिन्यू क्या करेगा, ये पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये जो सोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जब खींचेगा, यहाँ से इसको पुल किया और यहाँ पे इसको पुश किया, तो हमने देखा अब ये स्विच है, स्विच को हमने ऑन रखा, है ना। तो अब कंटिन्यू चार्ज फ्लो होगा, और जब कंटिन्यू चार्ज फ्लो होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस है ना, तो अब इस रेजिस्टेंस से जो हमारा चार्ज है वह कोलिजन करता हुआ जाएगा, तो कुछ वर्क डन करेगा, है ना। तो हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। तो अब ये चार्ज हमारा कंटिन्यू फ्लो होगा। तो मीनिंग है कि इस बल्ब को कंटिन्यू जलने के लिए क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना। यह सोर्स ऑफ एनर्जी चार्ज पर फोर्स लगाता है और उसको कंटिन्यू क्या करता है, मूव कराता है पूरे सर्किट में, ठीक है। तभी जाके हमारा जो बल्ब होता है वह कंटिन्यू ग्लो करता है, जलता है ना। तो क्या चाहिए हमको, सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस सोर्स ऑफ एनर्जी का हमने नाम रख दिया सेल है। तो हम यूज करते हैं ना अपने सर्किट में सेल, बैटरी, ठीक है। तो ये हमने यूज किया सेल, ठीक है। तो इस सेल के पास कितने टर्मिनल होते हैं, तो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यह इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, फ्लो होगा, यहाँ पर आया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता हुआ यहाँ पर आया, फिर वही पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता हुआ इस सेल के अंदर, है ना, इस सेल के अंदर आता हुआ फिर यहाँ पे पहुंचेगा। तो ये सेल है, तो सेल का ये क्या है, इंटरनल, ये है ना, और ये सब क्या है, आउटर, यानी आउटसाइड। तो ये सेल के अंदर हो रहा है, और ये जो हमारी पूरी सर्किट हुआ क्या है, आउटर है, यानी आउटसाइड है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह क्या हुआ, प्लस से होता हुआ ये मूव किया,
फिर यहाँ पर आया, है ना, फिर यहाँ से होता हुआ सेल के अंदर आया। ठीक, तो पॉजिटिव हमने देखा आउटसाइड ऑफ द सेल, पॉजिटिव जो है वह मूव किया ऐसे ऐसे पूरे सर्किट में आता हुआ यहाँ पर पहुंचा, माइनस तक पहुंचा, फिर से माइनस से फिर कहाँ पहुंचा, अपने पोजीशन पर पहुंचा। एक कंप्लीट साइकिल हुआ, और जब एक कंप्लीट साइकिल हुआ तो हमने देखा हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, जल रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम जानते हैं, एक क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर पॉजिटिव तो बहुत भारी होता है, इसको तो चलना नहीं चाहिए, है ना, तो ये नहीं चलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चला, इस तरह से हमको करंट का डायरेक्शन मिला, है ना। तो अब क्या चलता है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन चलता है, चार्ज चलते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव किया वह यहाँ से मूव किया। देखिए यहाँ से मूव किया, ये कहाँ पहुँच गया, पॉजिटिव के पास, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुँच गया, पॉजिटिव के पास। फिर से अब ये पॉजिटिव से अगर इनसाइड सेल गया तो वह पॉजिटिव टू निगेटिव गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हमने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वह आउटसाइड कहाँ से गया, आउटसाइड पॉजिटिव से होता हुआ निगेटिव के पास पहुंचा, और फिर इनसाइड निगेटिव से होता हुआ पॉजिटिव के पास पहुंचा, है ना। अब उसके बाद इसका जस्ट अपोजिट हमने कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, उसी की वजह से हमको करंट मिलता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज है, अब ये यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ पे पूरा फ्लो हुआ, पॉजिटिव के पास पहुंचा, फिर इनसाइड से क्या हुआ, पॉजिटिव टू निगेटिव हुआ, है ना। तो इससे हमको एक रिजल्ट मिलता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, वह किधर से किधर मूव करता है, तो ये होता है निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, आउटसाइड, ये वर्ड याद रखिएगा, और इनसाइड पॉजिटिव टू निगेटिव। और जब तक ये कंप्लीट साइकिल नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ये है हमारा एक सेल। ठीक है, तो जस्ट यही अपोजिट, जो हमारा पॉजिटिव है आउटसाइड फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, और इनसाइड निगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। अब अगर हम बात करें आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रॉन है वह मूव होता है पॉजिटिव टू निगेटिव या फिर निगेटिव टू पॉजिटिव, तो आंसर है दोनों है, आंसर है दोनों है ना। क्यों? क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रॉन जब आउटसाइड मूव कर रहा है तो वह निगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहा है, लेकिन इनसाइड से पॉजिटिव टू निगेटिव, तो दोनों हुए ना। ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं, बट आपको ये होने चाहिए कि आउटर है कि इनर है। ठीक है, तो हम रहते कहाँ हैं, आउटर, तो हम आउटर रहते हैं, हमको दिखता क्या है, आउटसाइड ही दिखता है, इनसाइड नहीं दिखता है। सेल के अंदर हम जाके कुछ देखते नहीं है कि किधर किधर चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, किधर हो रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा है एक सेल। क्लियर हुआ? तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिले छोटे छोटे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेल। तो अब हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में जो सेल होता है, अगर इन सब चार्ज को पुल करता है और पुल करने के बाद इधर पुश करता है, तभी जाके वह चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है ना। और जब चार्ज फ्लो हुआ तभी करंट हमको मिला। यानी ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, समझ रहे ना, तो इसके पास एक एनर्जी है, और वह कौन सी एनर्जी होती है सेल के पास, केमिकल एनर्जी। वेरी गुड, तो ये होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी होती है सेल के पास, और यह जब सेल के पास केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, यही चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है, और जब यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज को फ्लो कराती है ना, तो वह चार्ज फ्लो होता है तो वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो यही केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ रहे हो? तो ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है, या फिर हम अब स्टडी करेंगे कि सेल एक्चुअल में हमारा होता कैसा है और किस तरह से होता है। तो हमको पता है कि अब हमने सेल को थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है आउटसाइड कैसा होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, और इनसाइड पॉजिटिव टू निगेटिव, तभी जाके पूरी सर्किट हमारी कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो होगा, है
है ना। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं एक्चुअल में सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है और उसका वर्किंग कैसे होता है, हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब यह क्वेश्चन है कि सेल में एनर्जी आती कैसे है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेल में एनर्जी कैसे आती है और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होता है ना, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम ये जानते हैं कि हमारे नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं है ना, सब मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होना चाहते हैं, सब के सब, कि हम कम से कम खर्च में कम से कम एनर्जी में स्टेबल हो, है ना। तो क्लास 12th में हम पढ़े नहीं टॉप कर जाएं, एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी नेचर ही चाहती है कि मिनिमम एनर्जी में क्या हो, स्टेबल हो। इसका एग्जांपल जैसे, ठीक है, कोई एक बंदा दौड़ रहा है तो कब तक दौड़ेगा, थक जाएगा। ठीक है, तो जब वो थक जाएगा, ठीक है, तो फिर से धीरे यानी और धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेगा। फिर जब धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देगा, फिर थक जाएगा तो और स्लो हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जब एनर्जी और उसकी लॉस हो गई, पैदल चलना शुरू कर देगा, है ना। तो जब पैदल चलना शुरू कर देगा, फिर एनर्जी लॉस हुई तो खड़ा हो जाएगा, है ना। अब फिर जब वो खड़ा हो गया, एनर्जी और लॉस हो गई तो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, अब बैठे बैठे उसकी एनर्जी लॉस हुई तो लेट जाएगा। ठीक है, और जब लेट जाएगा तो और जब उसको एनर्जी और लॉस हुई तो सीधे के सीधे समझ रहे हो ना। ठीक है, हाँ, तो यही होता है कि हम मिनिमम एनर्जी में क्या हो, स्टेबल हो। ये सभी चाहते हैं, ये नेचर चाहता है, हम नहीं चाहते, नेचर ही चाहता है ये। ठीक है, तो अब इस तरह से मिनिमम एनर्जी में सब कोई स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो एक हमारे पास है SO4 और एक है S2, एक है ZN। ठीक है, S2 है, ZN है, SO4 है। ठीक है, तो अब SO4 के पास दो चॉइस है, या तो S2 के साथ जाना चाहेगा या फिर ZN के साथ जाना चाहेगा। तो अब SO4 किसके साथ जाना चाहेगा, तो हमने पहले ही बता दिया कि जहाँ पर कम से कम एनर्जी पाए और उसके साथ स्टेबल हो जाए तो वही क्या होगा, उसी के साथ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा नेचर में इस केमिकल रिएक्शन में, तो हमने ये देखा SO4 किसके साथ चला जाएगा, ZN के साथ, क्योंकि वह ZN के साथ मिनिमम एनर्जी में स्टेबल हो गया। अब क्या चीज़ बन गया, तो आंसर है ZnSO4। ठीक है, तो SO4 क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, और ZN क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये हमारा जो SO4 है वह ZN के साथ जाना चाहता है। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर लेते हैं कि जो हमारा सेल का कंस्ट्रक्शन होता है या सेल का जो वर्किंग होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने लिया ये हमारा एक सपोज वेसल है। ठीक है, तो हम सेल को बना रहे हैं, तो इसमें सॉल्यूशन है किसका, H2SO4 का। अब जो H2SO4 आता है, ये इसमें इसका क्या है, सॉल्यूशन। तो मान लो ये क्या है, H2SO4। तो H2SO4 जो होगा, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में होगा, 2H++ और SO4 माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हमारा है H2SO4 का एक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हमने एक जिंक रॉड बेग, तो इसमें हमने एक जिंक रॉड, ये हमारा है जिंक रॉड, तो हमने एक जिंक रॉड इसमें डिप किया, डुबोया। ठीक है, अब ये हमारा हुआ ZN। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि
ये जो हमारा सोल्यूशन है 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, और ये है Zn, और ये Zn जो है वो क्या है, एक एटम, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, यह एक एटम, ठीक है। तो एटम के पास क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव के पास होता है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो Zn है इसके पास दोनों चार्ज है, प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज है ना। तो अब SO4 हमने आपको चॉइस बताया, SO4 किसके पास जाना चाहता है, H2 के साथ या फिर Zn के साथ, Zn के साथ। तो ये SO4 Zn के पास जाना चाहता है, और SO4 हमने देखा निगेटिव चार्ज है, और Zn के पास अभी कोई चार्ज नहीं है, यह अभी एक एटम है, तो इसके पास जाएगा क्या, आंसर है नो, अभी नहीं जाएगा। तो कब जाएगा, जब Zn प्लस होगा तब SO4 उससे साथ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हमारा Zn होता है यह एक एटम है, तो एटम से हमको इसको क्या करना पड़ेगा, आयन में चेंज करना पड़ेगा, आयनाइज करना पड़ेगा Zn को। तो किस तरह से होता है हमने पढ़ा हुआ है। तो Zn इक्वल टू क्या होता है, Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जाके हमारा ये आयंस होता है। तो ये हमारा क्या है, एटम, यानी ये Zn, और ये अब हमारा क्या हो गया, आयन। समझ रहे हो ना। तो इसका मीनिंग ये है, अगर इस Zn रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, Zn प्लस प्लस, यानी Z जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हम इस जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकलना चाहेंगे, और निकल के कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन होंगे यानी नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, उस सरफेस पर आ जाएंगे रॉड के, नेगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो गया, आंसर है नहीं, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है ना। तो किसी को निकलने के लिए क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये हो गया एयर। तो एयर हम जानते हैं कि एयर हमारा क्या होता है, वाइड कंडक्टर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं निकल पाएगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक रास्ता चाहिए, और वह रास्ता हम देते हैं इसको, तब जाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, Zn आयन मिलेगा हमको, Zn प्लस प्लस मिलेगा। और जब Zn आयन मिलेगा, Zn प्लस मिलेगा, तो वह SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसको रास्ता देते हैं। तो रास्ता हमने दिया यहाँ पे, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यह रेजिस्टेंस है आपका बल्ब, और यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया, ओके। फिर हमने इसको यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, है ना, एक थिन रॉड से एक मेटल से। और यह जो मेटल है वह कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल है ना। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, किससे, कॉपर मेटल से कनेक्ट कर दिया। समझ रहे ना। तो जब ये हमने कनेक्ट कर दिया, अब देखिए क्या होता है। तो अब जब ये कनेक्ट हुआ यहाँ से, इस कॉपर से यानी मेटल से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वह चलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा ना, ठीक है। तो जब ये चलेगा, है ना, तो अब हमने देखा कि ये जो SO4 है, SO4 वह कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो किसको अट्रैक्ट करेगा, SO4 को अट्रैक्ट करेगा कि H++ को अट्रैक्ट करेगा। तो आंसर है H+ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये H+ कहाँ आना चाहेगा, यहाँ, है ना। तो ये हुआ H+ यहाँ पर आया। अब ये जो H+ है, H+, ये वर्ड याद रखिएगा। तो H+ इधर मूव किया, SO4 इधर मूव किया। अब हमारा जो ये बल्ब है वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको ये ध्यान रखने हैं कि ये H+ इधर गया, ये SO4 इधर गया, तो क्या हमारी कंप्लीट साइकिल हुई क्या, आंसर हो अभी नहीं हुआ, है ना, अभी यहाँ बीच में रह गया। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये जो हमारा H++ है ये यहाँ तो गया, सही है। तो SO4 यहाँ पर गया, सही है। और H2 का ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है, ये वर्ड याद रखना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब
यहाँ पर भी अभी अभी क्या है, सबके सब क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, H2SO4 ही है ना। तो अब ये जो H2SO4 है, तो जब ये 2H++ किसको लिया, किसको रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन को, यानी माइनस चार्ज को, और जब ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो क्या होता है, तो देखिए 2H++ कितने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, तो आंसर है 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, है ना। तो ये क्या देगा, H2 देगा, सही है ना, ठीक है। तो ये हमको H2 देगा। अब H2 क्या चीज है, वेरिएबल। H2 हमारा गैस है और ये हमको किसमें चेंज हो जाएगा, गैस बबल में। अब ये जो गैस बबल हुआ, तो ये गैस बबल यहां पर बन जाएंगे, है ना। और जब ये एक गैस बबल है तो गैस जाना कहां चाहता है, एयर में। अब ये इंक्लूड हो गया एयर में, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमने यही देखा कि ये जो Zn था SO4 को रिसीव कर लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये 2H++ जो है वह किसके साथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन के साथ मिला, और जब इलेक्ट्रॉन के साथ मिला तो क्या बन गया, H2 गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना, और ये बबल के फॉर्म में यहाँ पर बने, और वो क्या हो गए, लीव आउट हो गए, यहाँ से निकल गए। समझ में आया ना, ओके। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, फिर अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से H2SO4 का फिर से सोल्यूशन है, फिर से। अब वो कौन कितने हैं यहाँ, 2H++ SO4-, ये है इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, है ना, फिर यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी है H2SO4, हर जगह है H2SO4, ये ध्यान रखिएगा, हर जगह है, क्योंकि ये सोल्यूशन ही है H2SO4 का, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये जो H2SO4 होगा, तो SO4 क्या हुआ, नेगेटिव, और H क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब SO4 जब ब्रेक होगा तो कहाँ जाएगा, इस Zn के पास जाएगा, समझ लो ना। तो ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव SO4 यहाँ पर है, ये हुआ। फिर उसके बाद ये जो H+ था वह किसके साथ कंबाइन हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो गया, क्या बना लिया, H2 गैस बना लिया, फिर से ये बबल हुआ। तो अब देखिए H2SO4 यहाँ बगल में था कि नहीं, तो H2SO4 जब इसके साइड में था, इससे चिपका हुआ है, तो SO4 ही यहाँ पे गया, H2 नहीं गया, है ना। तो SO4 गया, मतलब क्या गया, यहाँ से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया किसके पास पहुंचा, Zn के पास पहुंचा। तो अब हमने देखा कि अब जो हमारी पूरी कंप्लीट साइकिल है, पूरी कंप्लीट सर्किट है, वह कंप्लीट हुआ, है ना। तो यहाँ से क्या मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन, क्या मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे इस पूरे सर्किट में चल रहे हैं, है ना। तो अब हमने देखा कि अब हमारा पूरा कंप्लीट साइकिल हुआ, समझ में ना। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा एक सेल, ठीक है। ऐसे इसकी वर्किंग, और ये हमारे हैं, ऐसे वर्क करता है सेल का कंस्ट्रक्शन। तो पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई, और हमको अब करंट आसानी से मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसको देखिए, तो ये हमारे हुए सेल के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको और क्लियर करते हैं, ये इस तरह से कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, एनर्जी कैसे, तो हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, V=W/Q। अगर Q=1 होता है तो V क्या होती है, W। तो यानी जो वर्क डन है, एनर्जी है, वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल, ठीक है, ओके। अब ये हुआ हमारा पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए हैं, तो इनके पास क्या है, एनर्जी है। और अब ये इनके पास एनर्जी है, तो इनको रास्ता मिलेगा, तो अपने उस एनर्जी से मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये मूव करेंगे। अब जब ये मूव करेंगे यहाँ से, तो अब ये जो एनर्जी हुई, कौन सी एनर्जी हुई, निगेटिव एनर्जी, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो ये हुआ आपका निगेटिव एनर्जी। और यही निगेटिव एनर्जी क्या चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये वर्क डन,
तो निगेटिव एनर्जी हुई और वही हमारा हुआ निगेटिव पोटेंशियल। और हमने सपोज किया यहाँ पर जो पोटेंशियल है वह है -0.7। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉपर है तो इसका मतलब है कि ये इसके पास कौन से चार्ज है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तभी ये नेगेटिव को रिसीव कर रहे हैं। ठीक, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी इसके पास भी एनर्जी है और वह कौन सी एनर्जी है, तो आंसर है पॉजिटिव एनर्जी। तो यहाँ पर ये हुआ आपका पॉजिटिव एनर्जी और वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वह हमने सपोज किया ये आपका +0.5। इतनी एनर्जी कॉपर के पास, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब बताइए हम ये जानते हैं कि पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ये जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए ये पोटेंशियल कैसा है, हायर पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल कैसा है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आंसर है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा 1.2.5 माइनस एंड -0.5 पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.2 वोल्ट। तो अब ये जो बैटरी हुई कितने की हुई 1.2 वोल्ट की हुई, यानी उस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह क्या है 1.2। तो अब 1.2 पोटेंशियल डिफरेंस है तो वह पूरे सर्किट में करंट फ्लो कराएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो अब हमारी बैटरी कितनी की हुई 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारी बैटरी सॉरी यहाँ पर हम सेल पढ़ रहे हैं, तो जो हमारी ये सेल है तो इस सेल की जो पोटेंशियल है वो क्या है 1.2। ठीक है, तो क्या हम सेल सिर्फ एक ही टाइप के पढ़ते हैं, आंसर है नहीं, सेल हम डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं, है ना। तो हम अपने घड़ी में लगाते हैं, ठीक है, और कहाँ यूज़ करते हैं, टार्च में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे हमारे सेल मिलते हैं। तो अब उस सेल में ये जरूरी नहीं है कि सब में H2SO4 और ZnSO4 ये इस तरह से हो, तो उसमें और कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो बट हम ये देखा कि हमारे इस सेल में क्या है, जो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है 1.2 वोल्ट है। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन हमारे आते हैं कि इस सेल में कंटिन्यू करंट फ्लो होगा, कब तक होगा, तो हम ये समझते हैं जब तक H2SO4 खत्म नहीं हो जाता, है ना। जब तक H2SO4 रहेगा तब तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, या फिर Zn, जब तक Zn रहेगा तब तक करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये हमारे इस सेल से छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारा सेल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, इसका ये हमने देखा वर्किंग। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ तो हमने देखा कि सेल में ये क्या लगा हुआ है, एक बल्ब है, तो इस बल्ब का कोई कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये सेल के अंदर है कि बाहर, बाहर है, इसलिए यह कौन सा रेजिस्टेंस हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस आप जानते हो रेजिस्टेंस होता क्या है, ये करंट को फ्लो होने का अपोज करता है। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस का जो मेन रीजन है वह क्या चीज़ है, तो आंसर है कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो कहीं कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि SO4 जो है, SO4 वही तो यहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है, Zn के पास। तो जब SO4 मूव कर रहा है और ये एक लिक्विड है तो लिक्विड उस SO4 को फ्लो होने में कहीं कहीं अपोज करेगा, है ना। इस तरह से अगर हम हवा में चलते हैं तो हवा हमको थोड़ा सा रोकता है, अगर हम पानी में चलते हैं तो हमको और ज़्यादा रोकता है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो SO4 है वह क्या है, बड़ा है, तो वह H+SO4 यानी बहुत सारी जो हमारे एटम्स हैं उसे टक्कर करता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा SO4। तो SO4 जब कोलिजन करता हुआ यहाँ पर पहुँचेगा तो इसका मतलब है कोलिजन हो रहा है,
और जब कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा और वह रेजिस्टेंस हमने सपोज किया स्मॉल आर, और इस रेजिस्टेंस का नाम है, यह सेल के अंदर है तो इसलिए यह इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ रहे ना, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड करता है। जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वह किस पर डिपेंड किया, जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या है, रो एल अपॉन ए, है ना, यानी लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस और एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लेंथ और एरिया की बात करें तो क्या होगा, है ना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है कि आर यानी स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या है, वह किस पर डिपेंड करता है ना। तो वही जो हमने पढ़ा हुआ है उसी पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, है ना। तो हम SO4 को मूव करा रहे हैं। तो SO4 जितना अधिक मूव करेगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, है ना, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, तो मीनिंग ये है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, अगर इनके बीच डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो SO4 ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा लेंथ तक मूव करेगा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, इंक्रीज होगा। वह किस पर डिपेंड होगा, लेंथ पर डिपेंड होगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद किस पर डिपेंड करता है, तो आंसर है एरिया पर। तो एरिया पर कैसे डिपेंड होता है, और एरिया पर वो भी है कैसा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, और हम ये जानते हैं जब रेजिस्टेंस घटता है तो करंट बढ़ता है ना। क्यों, I इज इक्वल टू V अपॉन R। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं एरिया का क्या मीनिंग है, यहाँ से एरिया का क्या मतलब है। एरिया का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड को हमने H2SO4 में इतना डुबोया है ना। तो ये इतना डुबोया यानी ये इसका एरिया हुआ। ठीक, अब हमने और डुबो दिया, इतना डूब गया, है ना, तो और बढ़ गया। फिर हमने और डुबोया इसको, ये और बढ़ गया, है ना, और बढ़ गया ये यहाँ पे। तो हम इसका क्या बढ़ा रहे हैं, एरिया। यानी जितना हम डिप करेंगे H2SO4 में इलेक्ट्रोड को, उसका एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही उसका एरिया है ना। तो जितने ज़्यादा डीप करेंगे इलेक्ट्रोड को, उसका एरिया बढ़ता जाएगा। और जब एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट हमारा बढ़ेगा। तो हमको ये मिला एरिया पर किस तरह से डिपेंड करता है ना। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि जो हम लोग सेल और जो बैटरी यूज़ करते हैं, बैटरी तो कहते हैं ना उसमें पानी डालो, बैटरी का पानी। तो जब हम बैटरी का पानी डालते हैं कम हो जाता है तो हमारा जो लाइट होता है वो कम जलता है। तो हम और पानी बढ़ा देते हैं, और ऊपर बढ़ा दो पानी, और पानी बढ़ा दो, यानी और डाल दो। तो इस तरह से हम क्या बढ़ाते हैं, एरिया। और जब एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा, हमारी लाइट अच्छे से जलेगी। इसलिए बैटरी में हम पानी जो होता है कंटिन्यू फुल करके रखते हैं, यानी बराबर रखते हैं, है ना। ये हुआ, ओके। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और किस पर डिपेंड किया, तो पहले हमने सपोज किया एल पर डिपेंड हुआ, और किस पर डिपेंड हुआ, एरिया पर। अब हम देखते हैं टेम्परेचर पर। ठीक है, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वह टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड है। ठीक है, इसको समझते हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बताइए, जब रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा, है ना, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट बढ़ेगा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है। ठीक है, कैसे, हाँ कैसे, तो हम ये देखेंगे कि जब रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रोड है उसकी एक लिमिट है, इतना करंट फ्लो होगा,
अगर उससे ज़्यादा फ्लो कराओगे तो वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम एक फार्मूला पढ़े ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर बढ़ाओगे यानी करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ जाएगा। तो जब करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाएगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं, जब हम मोबाइल चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज होते होते क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ना। तो उसमें करंट फ्लो होता है कंटिन्यू, तो वह हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। समझ रहे ना। हम फ़ोन पर बात करते हैं, ठीक है, तो जब फ़ोन पर बात करते हैं तो फ़ोन भी गर्म हो जाता है, लेकिन अब बात नहीं होती है, ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, तो अब ये हमारा हुआ कि करंट फ्लो हो रहा है और वह हीट हो रहा है, तो गर्म होना अच्छी बात है, आंसर है नो, ठीक है। तो अब ये जो हीट हो रही है, हमारी बैटरी हीट हो रही है, आप करंट और बढ़ाएं, यानी रेजिस्टेंस डिक्रीज, करंट इंक्रीज, और जब करंट इंक्रीज हुआ 2 टाइम तो हीट 4 टाइम हो जाएगा। करंट 3 टाइम इंक्रीज हुआ तो 9 टाइम हीट इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल चार्ज लगा हुआ है, चार्ज दे रहे हो, यानी करंट बढ़ा रहे हो तो मोबाइल हीट हो जाएगी और क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यही है रीजन ब्लास्ट होने का, है ना। तो ये हमारा आर डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फैक्टर थे जो आर जिस पर डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है, हमने इसको स्टडी किया, ठीक है, ओके। अब हम इस पर आते हैं कि ये जो हमारा सेल है, सेल, ठीक है। अच्छा, इसको कर लो थोड़ा सा, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये एक क्वेश्चन ये इस तरह से है, जो हमने सेल को पढ़ा हुआ है, तो ये हमने इसको देखा कि ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेल, ठीक है। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा V इक्वल टू W/Q, इफ Q इक्वल टू L, यानी जो हमारा चार्ज है वह यूनिट चार्ज है। तो यूनिट चार्ज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाओगे तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम उसी को क्या कहेंगे, वर्क डन, और वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारा एक सेल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये सेल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो जब इलेक्ट्रॉन यानी यूनिट चार्ज मूव किया, ये यहाँ पर पहुँचा, इस टर्मिनल के पास पहुँचा, तो कुछ वर्क डन हुआ कि नहीं, ये हमने बताया ना। जब हमारा यूनिट चार्ज वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेगा तो कुछ हम फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हुआ, वही हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल। देखिए, तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले गए, ये ऐसे, फिर यहाँ पर आए, तो हमने कुछ वर्क डन किया, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, है ना। तो ये जो पोटेंशियल होगा इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि एक टर्मिनल से गया दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा, तो जो वर्क डन हुआ हमारा वही क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल का नाम रखा हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, ओके। अब उसके बाद हम यहाँ से चले, फिर से मूव किए, ये फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, एक कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई। और जब एक कंप्लीट साइकिल पूरी हुई तो हमने कुछ वर्क डन किया ना, तो वह जो यहाँ से चला फिर यहाँ पे आया, कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो हमने कुछ फोर्स लगाया था, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क डन, और ये वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल होगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जहाँ से चला एक कंप्लीट साइकिल करके पहुंचा, तो जो वर्क डन हुआ वही हुआ पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल का नाम है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये समझ में आया, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं जनरल में जो हमने पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल हमने देखा कि चार्ज यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पहुँचा चार्ज, फिर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, तो यहाँ से चार्ज गया, इस रेजिस्टेंस को पार किया, तो हमने देखा 2 पॉइंट के बीच, यहाँ पर आए कुछ वर्क डन हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए कुछ वर्क डन हुआ, तो ये जो हमारा वर्क डन होगा, ठीक है, यह वर्क डन होगा पोटेंशियल,
और इस पोटेंशियल का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच का वर्क डन। आप यहां से यहां तक आए, कुछ वर्क डन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां पर आए, कुछ वर्क डन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे डेफिनेशन हुए। और उसके बाद हमने देखा कि आर किस पर डिपेंड करता है, तो इसको हम रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हुआ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द मूविंग आयन इनसाइड द सेल। ठीक है, हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद है आर, जो हमारा है किस पर डिपेंड करता है? हमने आपको बताया लेंथ पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस, ओके, लार्जर डी द इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस आर, टेम्परेचर इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस। ये हमारा था, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डेफिनेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ईएमएफ। तो ईएमएफ इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग वन यूनिट चार्ज थ्रू वन कंप्लीट साइकिल। इट इज बेसिकली एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स वर्ड आ रहा है, इसका मतलब एक फोर्स है। ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। और जब आपके पास एनर्जी होगी तो आप फोर्स लगाओगे, है ना? यही है। तो ये है एनर्जी, और इसकी जो यूनिट होती है जूल पर कूलम, या फिर इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, अब आपका है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? एक वर्क डन है यूनिट चार्ज का, जो कहाँ से रोटेट करता है? वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। और इसकी भी यूनिट क्या है? जूल पर कूलम, या फिर इसको बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा वर्क डन होता है टू पॉइंट के बीच। वर्क डन यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ यूनिट चार्ज, और इसकी भी यूनिट वही है। ठीक है, तो ईएमएफ, पोटेंशियल यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों सेम क्वांटिटी है ना? बस इनके नाम और इनका थोड़ा सा जो फंक्शन है, किस तरह से कंप्लीट साइकिल है, टर्मिनल है ना? तो ये हमारे ओके। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।